नमस्कार बच्चों। आज हम क्षेत्रीयतावाद का अर्थ और क्षेत्रीयतावाद किस तरह से राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समस्या के रूप में सामने आया है, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, विकासशील समाजों की एक महत्वपूर्ण जो समस्या है वो राष्ट्रीय एकीकरण की रही है। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया इन देशों की राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय एकीकरण के जो भावात्मक तत्व हैं उसकी जब हम खोज करते हैं तो हमारा ध्यान उस जातीय, भाषागत, धार्मिक क्षेत्रीयता पर आधारित परंपरागत निष्ठाओं की ओर जाता है जो संकीर्ण क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देती है। क्षेत्रीयतावाद का यदि हम अर्थ देखना चाहें तो हम देख सकते हैं इस तरह से कि क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक रहता है। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने निवास के जो आसपास की जो भूमि है उससे उसका भावात्मक संबंध स्थापित हो जाता है तथा धीरे धीरे वो अपने पूरे क्षेत्र के प्रति जो उसकी निष्ठा है वो उसकी विकसित हो जाती है। इस दृष्टि से क्षेत्र एक तरह से समाजशास्त्रीय अवधारणा भी है जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है। यानी किसी भी भूभाग को क्षेत्र कहने के लिए कुछ तत्वों का होना आवश्यक है, जैसे भौगोलिक तत्व, जलवायु, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, राजनीतिक और आर्थिक विकास, ऐतिहासिक अनुभव, रहन सहन के तरीके आदि की अंतःक्रियाओं से किसी क्षेत्र यानी रीजन का निर्माण हो सकता है। प्रोफेसर श्रीराम माहेश्वरी ने कहा भी है इस संबंध में कि एक क्षेत्र के लोगों में साथ रहने की भावात्मक एकता होती है और दूसरों से अपने को पृथक मानने की इच्छा। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वह विदर्भ क्षेत्र का निवासी है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप को महाराष्ट्रियन से थोड़ा सा भिन्न मानता है। यानी इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को दूसरे क्षेत्रों से जो पृथक मानने की जो उनकी भावना होती है वही इस प्रकार की समस्या को उत्पन्न भी करती है। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हम क्षेत्रवाद को यदि देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना, इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की भावना का विलोम है और इसका ध्येय संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में ये जो धारणा है ये भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करती है। क्षेत्रीयता की भावना सारे देश में व्याप्त है और जो बड़ी सुनियोजित और सुव्यवस्थित आंदोलनों तथा अभियानों के रूप में प्रकट भी होती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीयतावाद की जो समस्या है ये कोई नई समस्या है भारत में। ये हम इसको एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में भी देख सकते हैं। भारत न केवल भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है अपितु वैचारिक परंपरा, धर्म और संस्कृति से भी इसकी विशालता प्रकट होती है। विदेशी ताकतों ने भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का शोषण किया। स्वतंत्रता की बेला पर भारत को दो भागों में विभक्त किया गया। ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतें। जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उसमें राजनीतिक चेतना जागृत हुई, किंतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों का विभाजन अंग्रेजों ने कोई लॉजिकल नहीं किया, तार्किक आधार पर नहीं किया, बल्कि निहित स्वार्थों को ध्यान में रख करके किया था। देशी रियासतों में थोड़ी बहुत आंतरिक स्वायत्तता थी। राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इन रियासतों का सहयोग प्राप्त किया। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती राजनीतिक एकीकरण की थी और इस संदर्भ में प्रारंभिक रूप से दो समस्याएं सामने आई। पहला तो कि राज्यों का भारतीय संघ में विलीनीकरण कैसे किया जाए और भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के संबंधों का निर्धारण किस प्रकार से हो। और इन दोनों समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों का भारतीय मानचित्र में पुनर्सीमांकन एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी तरह से क्षेत्रीयतावाद का उदय ब्रिटिश काल की विरासत के रूप में हमें मिला। देखिए, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के बहुत सारे कारण हैं। भौगोलिक कारण है, जैसे यानी भौगोलिक दृष्टि से
भारत के कई राज्य आज भी बहुत बड़े हैं और वो समय समय पर जो बड़े राज्य हैं वो अपने आप को उस पृथक राज्यों का उस बड़े राज्यों में से कुछ जो इकाइयां हैं जो उसमें से अपने आप को पृथक राज्य का दर्जा देना चाहती हैं और इसकी मांग समय समय पर उठती है। सांस्कृतिक कारण है, कुछ राज्यों में भाषा भाषी एवं संस्कृति के लोग रहते हैं, उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति पर गर्व है और इस आधार पर भी वो अपने लिए अपने क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष स्थिति की मांग करते हैं। आर्थिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी हैं कि भारत के कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास हुआ, कहीं पर आर्थिक विकास की दृष्टि से कुछ क्षेत्र पिछड़ गए, जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे उसमें असंतोष फैलने लगा और क्षेत्रीयता की भावना पैदा होने लगी। भाषागत आधार पर भी विविधता रही है। उत्तर और दक्षिण की जो भाषाएं हैं वो एक दूसरे से भिन्न रही हैं। भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी है और इससे यानी भाषा को लेकर के, भाषा के प्रश्न को लेकर के उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में बहुत हिंसात्मक आंदोलन भी हुए और राष्ट्रीय एकता को चुनौती भी प्रस्तुत की गई। जाति के आधार पर भी क्षेत्रीयता की भावना बढ़ी राजनीतिक कारणों से। ये तो बहुत बड़ा कारण है, यानी राजनीतिज्ञ ये सोचते हैं कि यदि पृथक राज्य बन जाएंगे तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। और आज की परिस्थितियों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को प्रबल बनाने में इस राजनीतिक कारण ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई हुई है। देखिए, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद का जब हम विश्लेषण करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, तो कुछ दृष्टिकोणों को हमें सामने रखना पड़ेगा इसके लिए, और ऐसे आधार जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती के रूप में सामने आए हैं, जैसे क्षेत्रीयतावाद और पृथक राज्यों की मांग, कि यानी क्षेत्रीयतावाद के कारण किस तरह से समय समय पर पृथक राज्यों की मांग भारत में उठने लगी। आर्थिक पिछड़ापन, जाति, भाषा, धर्म को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा पृथक राज्य की मांग समय समय पर उठाई गई तथा क्षेत्रीय आंदोलनों की शुरुआत हुई, जिसके कारण कि समय समय पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नवीन राज्यों की स्थापना की गई। ये हम सभी जानते हैं। राज्यों का विभाजन हुआ और नवीन राज्यों का गठन हुआ। क्षेत्रीयतावाद अंतर्राज्यीय झगड़ों के रूप में सामने आया। क्षेत्रीयतावाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न राज्यों के आपसी झगड़े हैं। राज्यों के बीच सीमा विवादों एवं नदी पानी विवादों को लेकर के राज्यों में उग्र मतभेद और तनाव भी बढ़े। राष्ट्रीय स्रोतों का जो वितरण है उस पर राज्यों के बीच कई बार सहमति नहीं हो पाई और राज्यों में कई बार अधिकतम स्रोत प्राप्त करने की एक होड़ सी दिखाई देने लगी। एमपी है, गुजरात है, राजस्थान है, इनके बीच में नर्मदा नदी का जल के वितरण को लेकर के विवाद उत्पन्न हुए। हरियाणा राजस्थान के बीच में नहरी पानी के बंटवारे को लेकर के, राजस्थान पंजाब के बीच भाखड़ा नागल बांध से उत्पन्न बिजली के बंटवारे को लेकर के, आंध्र और कर्नाटका के बीच कृष्णा विवाद को लेकर, यानी इस तरह के समय समय पर बहुत सारे अंतर्राज्यीय झगड़े हैं वो सामने आए हैं, वो स्रोतों का जो वितरण है उसको लेकर के। और इसी तरह से क्षेत्रीयतावाद और स्वायत्तता की मांग समय समय पर उठी है भारत में। भारतीय संविधान द्वारा वैसे तो ऐसे संघवाद की स्थापना की गई कि जिसमें स्वाभाविक रूप से केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए और है, लेकिन समय समय पर कुछ वर्षों से ये मांग भी की जाती रही कि भारतीय संविधान के जो संघवाद है उससे संबंधित प्रावधानों पर विचार किया जाए और केंद्र की जो अत्यधिक निर्भरता है, केंद्र के ऊपर जो राज्यों की जो अत्यधिक निर्भरता है उसको कम किया जाए और राज्यों को स्वायत्तता दी जाए। यानी स्वायत्तता की जो मांग है उन दिनों और भी अधिक प्रबल हो जाती है, जबकि केंद्र एवं राज्यों के बीच में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं। इसी तरह से क्षेत्रीयतावाद और केंद्र राज्य संघर्ष जो अभी अभी हमने चर्चा की वो हमें देखने को मिले। क्षेत्रीयतावाद में उत्तर दक्षिण की जो भावनाएं हैं उसने भी जन्म लिया। भारत में उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में सोचने की प्रवृत्ति पाई गई। दक्षिण के लोग ये महसूस करते हैं कि उत्तरी भारत के जो लोग हैं उन्होंने सदैव हर मामले में उनकी उपेक्षा की है। दक्षिण के जो 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, इनका ऐसा विचार है, ऐसा मानना है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत को भी लाभ प्राप्त नहीं हुए जो उनको मिलने चाहिए।
यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, नीति आयोग या केंद्रीय सचिवालय में दक्षिण की अपेक्षा उत्तर के लोगों का वर्चस्व बना हुआ है, ऐसे इनकी समय समय पर शिकायत रहती है। क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में भाषावाद को भी भारत में देखा गया। स्वाधीनता के तुरंत बाद मुख्य प्रश्न यह था कि देश की राष्ट्रभाषा और उसकी लिपि क्या हो तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को किस प्रकार से संरक्षण दिया जाए। इस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण एवं पुनर्गठन भी हुआ। दक्षिण के जो लोग हैं वो हिंदी भाषा का विरोध करने लगे और वे राजभाषा के रूप में हिंदी को पसंद भी नहीं करते थे। तो इस तरह से भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन भी हुए और ये एक तरह से राष्ट्रीय एकता के लिए एक संकट भी पैदा हुआ। इसी तरह से हम देखें कि सन्स ऑफ द सॉइल की जो अवधारणा थी वो सामने आई। यानी क्षेत्रीयतावाद की एक जो प्रवृत्ति है जिसमें भूमिपुत्र की अवधारणा है उसके रूप में हमें दिखाई दी। भूमिपुत्र की धारणा का मतलब कि किसी राज्य अथवा क्षेत्र के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने और रोजगार प्राप्त करने आदि के संबंध में विशेष संरक्षण की मांग की जाए। इस मांग के साथ साथ यह बात जुड़ी हुई थी कि जब तक उस राज्य या क्षेत्र के सभी मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त न हो जाए तब तक उस राज्य या क्षेत्र में जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको रोजगार की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र में, आसाम में इस तरह की जो मांगे हैं वो समय समय पर हमें दिखाई दी हैं। अब हम लेंगे क्षेत्रीयतावाद के कुछ दुष्परिणाम जो हैं वो सामने आए। यानी इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष दिखाई दिए हमें। राज्य और केंद्रों की सरकारों के बीच में जो संबंध हैं उनमें कटुता पैदा होने लगी, उसका विकृत रूप सामने आया। क्षेत्रीयता के कारण केंद्रीय सरकार तथा राज्य के बीच के संबंध में अत्यंत कटु रूप धारण किया है। प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह, क्षेत्रीय नेतागण, बड़े बड़े उद्योगपति या राजनीतिज्ञ अपने अपने क्षेत्र के स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं और केंद्रीय सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। स्वार्थी नेतृत्व व संगठनों का विकास हुआ। क्षेत्रीयता का ये दुष्परिणाम हुआ कि इसके फलस्वरूप अलग अलग क्षेत्र में इस प्रकार के नेतृत्व व संगठनों का विकास हो जाता है जो जनता की भावनाओं को उभार कर अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार के नेताओं व संगठनों को न तो क्षेत्रीय हितों की और न ही राष्ट्रीय हितों की तनिक भी परवाह होती है। उनका समस्त जो ध्यान है वो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाकर अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने पर केंद्रित रहता है। ऐसी प्रवृत्तियां दिखाई दी हैं। भाषा की समस्या को और अधिक जटिल किया है इस समस्या ने। क्षेत्रीयता का एक और प्रभाव जो पड़ा वो ये रहा कि रीजनल जो लॉयल्टी है उसने भाषा की समस्या को सुलझाने में सहायक होने के स्थान पर उसको और भी अधिक जटिल बना दिया। विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्रों के बीच भाषा के प्रश्नों को लेकर के कटुता बढ़ती चली गई और क्षेत्रीयता का यह परिणाम जन कल्याण और राष्ट्रीय प्रगति के दृष्टिकोण से घातक सिद्ध हुआ। राष्ट्रीय यानी ये सभी जो तत्व हैं वो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरे के रूप में सामने आए हैं। क्षेत्रीयतावाद को रोकने के उपाय निश्चित रूप से सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिए। इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए कि क्षेत्रीयतावाद की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा न मिले। केंद्र सरकार की नीति कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी उपसांस्कृतिक क्षेत्रों जो सब कल्चरल रीजन्स हैं उनका संतुलित आर्थिक विकास हो सके तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक तनाव कम से कम हो। सभी क्षेत्रों के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाएं जिससे कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्या की भावना न पनप सके। भाषा संबंधी झगड़ों का हल शीघ्र ही ढूंढ लिया जाए। इस संबंध में सबसे उचित ये हल है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान प्राप्त होना चाहिए। प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के जो सांस्कृतिक लक्षण है उसके विषय में लोगों के जो सामान्य ज्ञान है उसको बढ़ाया जाए ताकि एक क्षेत्र के जो लोग हैं वो दूसरे क्षेत्रों के प्रति सहानुभूति और सहनशीलता का भाव रख सकें। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों के नेताओं का संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए जिससे कि क्षेत्रीय पक्षपातपूर्ण नीतियों का खंडन हो सके और केंद्र के जो इरादे हैं राष्ट्र के विकास के उसके प्रति भी किसी को संदेह ना हो।
केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक संबंधों को अधिकाधिक सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए दोनों ही पक्षों को इस प्रकार की नीति तथा आचार संहिता को अपनाना चाहिए कि पारस्परिक विश्वास न टूटे और ऐसे अवसर कभी ना आए कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की आवश्यकता हो। यानी संकीर्ण मनोभाव वाले जो स्वार्थी नेतागण हैं वो उनको अवसर प्राप्त ना हो सके। तो इस तरह से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है जिसको कि रोका जाना आवश्यक है। धन्यवाद।